Hello everyone. As we all know that Pakistan's economy is currently trapped in low growth and high inflation. In this video, we'll talk about what is inflation and what its core reason specifically in the context of Pakistan. So let's first talk about what is inflation. A continuous or persistent rise in general price level is called inflation. यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये नहीं है कि किसी एक कमोडिटी की प्राइस अगर कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है तो हम बोल दें कि महंगाई हो गई है इकोनॉमी में। जनरल प्राइस लेवल से मतलब ये है कि अगर एवरेज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कंटिन्यूसली हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रही हैं, यानी इकोनॉमी की मेजॉरिटी की जो आपकी चीज़ें हैं उसमें आपको दिख रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हम कहते हैं कि महंगाई हो गई है। अब ये जो इन्फ्लेशन है इसकी दो मेन टाइप्स हमारे पास आती हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन अराइजेज ड्यू टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी, चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो रही होगी, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने से इन्फ्लेशन क्यों हो जाती है? इस वजह से कि अगर लोग चीज़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं और सप्लाई उतने रेट से नहीं इंक्रीज़ हो रही, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि लोग 10 चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जबकि इकनॉमी में सिर्फ 5 चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में क्या होगा कि शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, और जब चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारी जो है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि वो डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से क्रिएट होती है। सेकेंड हमारे पास जो इन्फ्लेशन की टाइप आती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कि नाम इटसेल्फ आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। देखिए, जब फर्म्स कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती हैं तो उन्हें जाहिर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ जाता है, लेबर की कॉस्ट भी आ जाती है, लैंड की कॉस्ट भी आ जाती है। तो अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इकोनॉमी में किसी भी रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमारा मतलब ये कि उस चीज़ को बनाने के जो खर्चा आ रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा फर्म्स का, और जब उनकी अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे अपनी प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहलाती है। जिस तरह ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन जनरल बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्यों है। फर्स्ट अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट मेन रीज़न हमारे पास आ जाता है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स यानी गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में स्पेंडिंग कर रही है तो उससे इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है? देखिए, जब गवर्नमेंट इकनॉमी में खर्चे करती है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है और लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम रोड्स और ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लोगों के पास सैलरी वेजेस आएंगी, ठीक है, उनकी इनकम लेवल बढ़ेगा, और जब उनका इनकम लेवल बढ़ेगा तो वो फर्दर चीज़ों की एग्रीगेट डिमांड, आपकी इकनॉमी की पूरी टोटल डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का चैनल हमारे पास आ जाएगा। तो यानी इन दी एंड क्योंकि इकनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो जाएगी, और ये इन्फ्लेशन अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंसिडर की जाएगी। सेकेंड मेन रीज़न हमारे पास आता है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू की जा रही होती है। मनी सप्लाई किस तरह इंक्रीज़ की जाती है कि सेंट्रल बैंक जो इकनॉमी का होता है वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, इकनॉमी में डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करने से क्या होता है कि लो इंटरेस्ट रेट पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाती है तो इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लेने के लिए लोन ले रहे होते हैं, तो थ्रू आउट इकनॉमी की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होती है।
अब अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि मनी सप्लाई का इंक्रीज़ होना मतलब सिर्फ यही है कि सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर रहा है ज़्यादा। ये भी एक रीज़न होता है, अगर सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर देगा तो उससे भी क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब ये मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं, तो यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे। पर अगर आपने सप्लाई साइड चेंजेस नहीं लेकर आए, आप सप्लाई अपनी जगह पे फिक्स है और ज़्यादा पैसा आ गया इकोनॉमी में, तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड क्रिएट होगी उससे, जो कि अगेन शॉर्टेज की वजह से इन दी एंड प्राइस लेवल इंक्रीज होने का रीज़न बनेगी। तो मनी सप्लाई चाहे इंटरेस्ट रेट को कम करने से बढ़ाई जाए या चाहे करेंसी प्रिंट करके बढ़ाई जाए, इन दी एंड इन्फ्लेशन ही क्रिएट करेगी अगर डिमांड सप्लाई को मीट नहीं करती तो। थर्ड रीज़न हमारे पास आती है डी वैल्यूशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। देखिए, अगर हमारा एक्सचेंज रेट डी वैल्यू होता है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के टर्म्स में डिक्रीज़ होती है, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारे गुड्स फॉरेनर के लिए चीपर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारी करेंसी जो है वो कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, उसका डी वैल्यू हो रही है हमारी करेंसी। तो उससे हो क्या रहा है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई $1 पहले 200 रुपये का था, तो यानी अगर बाहर वालों को कोई 200 रुपये की चीज़ यहाँ की ख़रीदनी होती थी तो उन्हें $1 देना पड़ता था। अब डॉलर का रेट हो गया 230, तो अब उन्हें 230 की चीज़ भी $1 में मिल रही है, यानी उन्हें ज़्यादा वैल्यू की चीज़ मिल रही है सेम उतने ही पैसे देकर। तो यानी हमारी चीज़ें उनके लिए क्या हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। तो अगर हमारी चीज़ें उनके लिए सस्ती हो गई हैं तो इट मे पॉसिबल कि वो हमारी हमसे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए। और अगर हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी तो अगेन इकनॉमी की ओवरऑल आपकी इकनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी इकनॉमी में एक्सपोर्टिंग जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगेन आगे का पूरा प्रोसेस वही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इनकम लेवल लोगों का इंक्रीज़ होगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे और जिसकी वजह से इन द एंड इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास वो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आती है बड़ी फेमस कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये वो सारी मेन रीजंस हैं जो कि डिमांड को इंक्रीज़ करती हैं और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही होती हैं। नाउ फोर्थ रीज़न इज़ हायर प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। अगर हम इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और हमें इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हमारी इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ये भी एक रीज़न बनेगी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने की, और जिसकी वजह से इन द एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। जैसे कि फर्म्स मशीनरी मंगवा रही हैं या ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, ये वो सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इसेंशियल हैं प्रोडक्शन के लिए। तो अगर इन चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में तो ज़ाहिर है हमें पहले से एक्सपेंसिव मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और जब फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ा देंगी। फिर हमारे पास आता है हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आप सेल्स टैक्स भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स टैक्स लगाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगी, तो उससे होगा क्या कि अगेन अगर ये टैक्सेस रॉ मटेरियल वगैरह पे लगेंगे या प्रोडक्ट की प्राइसेस पे लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी इकनॉमी में, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और रीज़न आती है राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट, जिसे हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, चाहे वो वेजेस इंक्रीज़ हो रही हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही हो, या इलेक्ट्रिसिटी रेट इंक्रीज़ हो रहे हो, क्योंकि जाहिर है फर्म्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी यूज़ कर रही होती हैं, गैस यूज़ की जा रही होती है, अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो ये सारी रीज़न बनेंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने का, और इन दी एंड इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। फिर हमारे पास एक रीज़न आता है स्लो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। देखें, एक साइड तो आपकी डिमांड साइड इन्फ्लेशन हो जाती है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर सप्लाई कम हो जाए इकनॉमी की, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी स्लो हो जाए, या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी रीज़न की वजह से, किसी वेदर कंडीशन की वजह से, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी चीज़ों की, और
और ये भी इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा इकोनॉमी में। तो ये तो एक जनरल कॉजेज़ थी जिनकी वजह से किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही होती है। अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो इतनी हाई इन्फ्लेशन चल रही है इस वक्त, उसके मेन रीजंस हमारे पास क्या हैं। देखिए, मोस्टली इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि अगर सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है तो इट्स ओके, ये कोई हार्मफुल नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होना डिज़ायरेबल होता है। अगर बहुत ही लो इन्फ्लेशन होगी तो, अगर बहुत ही लो प्राइसेस होंगी चीज़ों की, तो जाहिर है वर्कर्स को उतनी अच्छी वेजेस भी नहीं मिलेंगी और फिर ये इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा डिफ्लेशन अच्छी कंसिडर नहीं की जा रही होती। लेकिन अगर आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे चली जाती है तो इट मीन्स कि अब जो है वो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये बहुत कॉस्ट जो है वो आपकी इकनॉमी पे इसकी बैड इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम पाकिस्तान इकनॉमी की बात करें तो ऑन एवरेज पाकिस्तान की इकनॉमी इस वक्त विटनेस कर रही है 26.6% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो कि बहुत ही हाई इन्फ्लेशन रेट है। अब अगर हम इसकी रीज़न की बात करें तो एक रीज़न तो हमारे पास आ जाता है मनी ग्रोथ, जैसे कि हमने इससे पहले कॉजेज़ में बात करी कि अगर आप मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो ये एक रीज़न बनेगी टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी पैसा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि डिमांड सप्लाई को मीट नहीं कर पाएगी और इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। अब पाकिस्तान में क्यों हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, इसकी एक रीज़न ये होती है कि जो मॉनेटरी लूजनिंग आप कर रहे होते हो ये कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि फिस्कल डोमिनेंस, कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या कर रही होती है, सेंट्रल बैंक को फोर्स कर रही होती है कि वो करेंसी प्रिंट करे। और अभी हमने बात करी इस बारे में कि अगर आप करेंसी की ओवर प्रिंटिंग कर देंगे तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। हाउएवर अगर हम एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक लॉ पास हुआ है नेशनल असेंबली में रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट बनाया जाए और इंडिपेंडेंट पावर दी जाए कि वो प्राइस स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करे और किसी तरह का उसके ऊपर प्रेशर ना हो। और गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो सेंट्रल बैंक से बोरो ना करे। तो ये एक रूल पास तो हुआ है, लेकिन ये कितना फॉलो किया जा रहा है इस रूल को, ये एक बिल्कुल अलग बात है। तो अगर इसे प्रॉपर इस रूल को फॉलो किया जाएगा तो ये इकनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि फिर सेंट्रल बैंक अपने लिहाज से करेंसी प्रिंट करेगा इकनॉमी कंडीशन को देखते हुए। सेकंड रीज़न हमारे पास आ जाती है हायर इंपोर्ट प्राइसेस। आप सबको पता होगा कि इस वक्त हमारी जो ऑयल की क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं ऑयल की इंपोर्ट पे, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं और ऑयल को इंपोर्ट किए बगैर आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है एक मेन इसेंशियल रॉ मटेरियल है और प्रोडक्शन की ही नहीं जा सकती ऑयल के बगैर। तो और जो आपकी ग्लोबल जो मार्केट है उसमें ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से भी जो है वो इसका इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल प्राइसेस पर। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं ऑयल पर, तो हमारी सिंपली जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होता है, जो इसका एक मेन पार्ट होता है, वो ये होता है कि ग्लोबली ऑयल प्राइस मूवमेंट, किसी भी तरह की अगर ऑयल प्राइसेस में कुछ चेंजेस आती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा होता है। तो क्योंकि इकोनॉमी में क्योंकि इंपोर्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, तो ये भी एक बहुत ही मेन रीज़न है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के होने का। थर्ड रीज़न हमारे पास आता है डोमेस्टिक सप्लाई शॉक। एज वी ऑल नो कि अभी जो रीसेंट फ्लड जो हमने फेस किया है उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान की इकनॉमी पर, और जिसमें मेजर जो रीज़न बन रही है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो आपकी डिस्ट्रप्शन आई है कि फ्लड की वजह से बहुत सारे एरियाज़ आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं, बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो उनमें हमें दिखा है कि भाई आपकी ख़राब हो गई हैं, जैसे कि राइस, कॉटन, वेजिटेबल क्रॉप्स आपकी। तो जाहिर है जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारी जैसे ही डाउन हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारी
फूड आइटम की जो प्राइसेस हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, और ये जो आपका फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त हिट हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जब आप मेन चीज़ों की प्राइसेस, एसेंशियल चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मोर ओवर फ्लड की वजह से आपके रोड्स और ब्रिजेस भी बहुत डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी मुश्किल हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये एक अगेन एक नेगेटिव सप्लाई साइड शॉक आया है हमारी इकनॉमी पे, जिसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। फोर्थ रीज़न हमारे पास अगर हम बात करें तो डेप्रीसिएशन है पाकिस्तानी रुपये की। आप लोगों को पता होगा कि हमारी रुपी कंटिन्यूसली डेप्रीशिएट होते होते पहले ये 250 पे चली गई थी, फिर थोड़ा सा रिकवर हुई है, बट स्टिल ये जो रेट चल रहा है डॉलर का वो 225 तक तकरीबन चल रहा है। तो ये जो आपकी डेप्रीशिएट जब आपकी करेंसी होती है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके लिए इंपोर्ट करना है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। देखें, अभी हमने बात करी कि एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से ऑलरेडी हम फेस कर रहे थे हायर इंपोर्ट प्राइसेस, और दूसरी तरफ क्योंकि हमारी करेंसी कंटिन्यूसली डेप्रीशिएट हो रही है तो उसकी वजह से हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया है। और जब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया है तो जाहिर है हम कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर में कर रहे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुई है इसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जो कि करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से हुई है। तो क्योंकि पाकिस्तान द नेट इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स, तो जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं या रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन सब की प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं, और ये एक मेजर रीज़न बनी है इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में। अब अगर हम इसको समराइज़ करें इन दोनों पॉइंट्स को, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन हुई है और ये जो ग्लोबल इंक्रीज़ आया है ऑयल प्राइसेस में, इसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ा है। फर्म की जो की इनपुट्स की प्राइसेस थी, फॉर एग्जांपल सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं और फर्म्स ने अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। मोर ओवर IMF की जो एक कंडीशन थी कि सब्सिडीज़ हैं सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, ये सब जो है वो आप ख़त्म कर दें ताकि आपका जो इतना बजट डेफिसिट जा रहा है ये थोड़ा कंट्रोल हो, तो हमने इन सब से सब्सिडीज़ भी जो है वो विड्रॉ कर ली हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो फर्म की कॉस्ट बढ़ गई है और उन्होंने उन सारी कॉस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है कंज्यूमर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइसेस। लास्टली अगर हम बात करें तो एक रीज़न हमारे आप सबको पता है कि जो हमारी एनर्जी बिल्स हैं, जिनमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इसकी एक रीज़न तो यही है कि हम इंपोर्ट प्राइसेस क्योंकि बढ़ गई हैं डीवैल्यूएशन की वजह से, और हम अक्सर जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी जनरेट कर रहे होते हैं वो मेन हम ऑयल से कर रहे होते हैं, और क्योंकि ऑयल ही हमारे उसके रेट बढ़ गए हैं तो जाहिर है हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो हमें इसके लिए तो जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में कोयले से, इवन बायोगैस से और दूसरे अदर ऑल्टरनेटिव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही होती है, तो हमें भी उन ऑल्टरनेटिव्स पे जाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ने की एक रीज़न ये भी थी कि IMF ने अपने लोन ट्रेंचेस रिलीज़ करने की एक कंडीशन ये भी रखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ हैं वो आप बढ़ा दें, और ये एक एडवर्स इम्पैक्ट लेकर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पे, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि एनर्जी बिल्स हमारे बहुत बढ़ गए हैं। और जब डोमेस्टिक रेट्स के साथ साथ ऑफ कोर्स आपके कमर्शियल रेट्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली जो रीज़न बन रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की सूरत में हमें दिख रहा है। तो ये चंद मैंने आपको मेन रीज़न्स बताई हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ हो रही है। I hope this video helps you to understand the reasons of inflation in Pakistan. Further, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मेन रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है और वो मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।